नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा अकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज पुनः उपस्थित हुए हैं अपन लोग इतिहास विषय के अंतर्गत। और इतिहास विषय में प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के अंतर्गत दोस्तों वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल की आज सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पढ़ने के लिए अपन लोग आए हुए हैं। कि यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है उसमें दोस्तों क्या क्या परिवर्तन हुए। हालांकि टारगेट मेन आपका पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल को माना जा रहा है, लेकिन फिर भी जो भी परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के बारे में बीच बीच में दोस्तों क्या है चर्चा करते रहेंगे। टॉपिक को बेहतर तरीके से अपन डिस्कस कर सकें, इस कारण से हमने रॉ मटेरियल पहले से तैयार कर लिया है और अपन लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल अपन लोगों ने पिछली क्लास में जो देखा था वैदिक काल का, मैं देखा था कि आर्य कहाँ से आए, आदि देश कौन सा था और आर्यों का क्षेत्र कौन सा था और नई पुरानी नदियाँ, उनका भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा था, ये अपन लोगों ने क्या किया था कल देख लिया था। और आज अपन लोग राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। इसके बाद अगली क्लास में अपन लोग दोस्तों आर्थिक और धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए तो देर न करते हुए अपन लोग मेन विषय वस्तु पे आ जाएं। यहाँ दोस्तों वैदिक सभ्यता का काल कल डिस्कस कर चुके हैं। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दो भाग हैं, इनका भी काल ये लिखा हुआ है, कल पूरा डिस्कस हो चुका है। यहाँ कुछ शब्दावलियाँ हैं आपकी ये परीक्षा में आती हैं कि इनको क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर से अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये आपका राजनीतिक स्थिति पढ़ना है तो ये मेन जो कल अपनी चर्चा हुई थी कि सबसे पहले आर्य पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब सप्त सिंध और क्षेत्र में आकर बसे थे। बाद में गंगा घाटी में यहाँ आ गए थे, जिसको आर्यावर्त भी दोस्तों कहते हैं। यहाँ अपन लोग टारगेट ऋग्वैदिक काल को बना रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पंचजन, जन का मतलब कहलाता है क्षेत्र, कबीला। तो पंचजन में दोस्तों अनु, यदु, द्रहु, पुरु, तुवलसु, ये मुख्य दोस्तों इस क्षेत्र में आपके क्या है आते हैं, सतलज के पश्चिमी भाग में। और इसके बाद फिर क्या है, यहाँ जो दो जन थे दोस्तों, वो था आपका भरत और पुरु, मेन थे, शक्तिशाली थे। और इन्हीं में बाद में एक युद्ध हुआ था, चर्चा करेंगे अपन लोग। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाए अपन लोग जो राजनीतिक स्थिति है। तो राजनीतिक स्थिति में दोस्तों थोड़ा सा ये क्रम करें कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ आपका चलिए परिवार आता है, परिवार का मुखिया कुलप होता था। फिर उसके बाद दोस्तों ग्राम आता था, ग्राम का मुखिया आपको बता दें ये ग्रामणी होता था। फिर कई ग्रामों को मिलकर के दोस्तों विश्व बनता था और इसका जो मेन होता था ये होता था दोस्तों विश्वपति। और इसके बाद होता था दोस्तों जन, और जन का जो मेन होता था गोप, और यही दोस्तों राजन होता था। ध्यान रहे ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए राजन शब्द आपका क्या है ये आया हुआ है। आप लोगों ने ये स्थिति राजनीतिक स्थिति दोस्तों स्टार्ट कर ली है, ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक परिवार का मुखिया कुलप, यहाँ चर्चा करेंगे सामाजिक स्थिति में। ग्राम का मुखिया ग्रामणी। फिर इसके बाद आता है विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। उसके बाद जन का मुखिया गोप, या इसको दोस्तों क्या कहते थे, राजा कहते थे। तो यहाँ कुलप हो गया, यहाँ ग्रामणी हो गया, ये विश्वपति हो गया, ये दोस्तों गोप हो गया। ये क्रम आपका परीक्षा में आता है। यहाँ दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि ये इस समय की मतलब ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख जो राजनीतिक घटना कहलाती है, ये दास राग युद्ध है, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध है दोस्तों। जानते हो आप लोग, ये जो युद्ध है आपका ये रावी नदी के किनारे हुआ था। ये है रावी नदी। रावी नदी को सब जानते हैं दोस्तों आप लोग, ये परोशनी कहते हैं। रावी नदी क्या कहते हैं, परोशनी। तो परोशनी नदी के किनारे दोस्तों क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था इसका ठीक है आपका कौशाम्बी वगैरह ने ये नदी के का आपका जल के बंटवारे का भी कारण दिया, लेकिन जो मेन कारण है वो पुरोहित के कारण थे दोस्तों। पहले क्योंकि चर्चा हो चुकी है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध है। शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। इस युद्ध में जो
भरत जन का राजा था। ये दोस्तों भरत जन है। यहाँ सरस्वती घग्गर नदियों के क्षेत्र में भरत जन कबीला था। भरत जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना पुरोहित क्या है दोस्तों ये बना लिया था। और इसके बाद विश्वामित्र ने क्या किया था, 10 राजाओं को इकट्ठा किया था, 10 जनों को इकट्ठा किया था, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और उसमें आपको बता दें ये पुरु मेन था। और ये भरत और पुरु समेत 9 और राजा यानी कि 10 राजाओं के बीच दोस्तों क्या है ये युद्ध हुआ था। और ये दासराग युद्ध कहलाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दोस्तों क्या है इसका आपका उल्लेख है। और चूँकि वहाँ चर्चा हो चुकी है जब अपन लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, तो उसमें भरत जन का राजा सुदास विजेता बना। और सुदास इस ऋग्वेदिक काल का चक्रवर्ती सम्राट भी दोस्तों क्या है आपका ये बना। और इसी भरत जन के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये दोस्तों अपन क्या है उस समय देख चुके हैं। तो ये दासराग युद्ध है आपका। यहाँ दोस्तों स्वाभाविक है ये जो लिखे हैं अपन लोग सभा समिति विदत, ये दोस्तों राजा की जो आपका राजा थोड़ा सा क्या है मनमानी न कर सके, निरंकुश न हो सके, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए ये संस्थाएं आपकी क्या है ये होती थी। और यहाँ आपको बता दें ये क्रम आता है कि क्रम से सजाइए कि पहले इस समय कौन होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बता दें स्वरूप कैसा था राजनीतिक व्यवस्था का। तो राजतंत्र था। स्वाभाविक है राजतंत्र है तो राजा होगा। राजा के बाद दोस्तों आपको बता दें पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद दोस्तों सेनानी होता था। इसके बाद ग्रामणी होता था। ये दोस्तों देखना पड़ेगा क्रम आपका आता है। राजतंत्र था, राजा यानी कि राजन, उसके बाद पुरोहित, और पुरोहित को लेकर के ये युद्ध आपका युद्ध हुआ था, दासराग युद्ध। इसके बाद दोस्तों सेनानी होता था, फिर ग्रामणी होता था। ग्रामणी ग्रामीण क्षेत्र की आपका ये राजस्व रेवेन्यू और इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था दोनों का दोस्तों क्या होता था आपका मेन मुखिया आपका ये ग्रामणी होता था आपका, ठीक है ना। और युद्ध के समय राजा को क्या है आपका ये कुछ सैनिक सहयोग भी दोस्तों ये करता था। तो यहाँ क्रम है राजा, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। यहाँ दोस्तों ऋग्वेदिक काल में आपको बता दें 3 संस्थाएं मिलती हैं, सभा, समिति और विदत। उत्तर वैदिक काल में आपको बता दें इस विदत का लोप हो गया था। और आपको बता दें यहाँ जो राजा होता था, राजा वंशानुगत नहीं था, राजा का चुनाव होता था। राजा इस समय भूमि का स्वामी नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजा क्या हो गया था, भूमि को स्वामी आपका ये हो गया था। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ राज्य के लिए जन शब्द आया है, वहाँ राज्य के लिए राष्ट्र शब्द दोस्तों क्या है आपका ये आया हुआ है। चलिए, तो ये सभा, समिति और विदत, यहाँ आपको बता दें सभा आजकल की राज्यसभा, यहाँ बता दी जाती प्रबुद्ध व्यक्तियों की सभा थी, इसमें स्त्रियाँ होती थी। अच्छा, आपको बता दें तीनों समितियों में स्त्रियाँ होती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियाँ भाग नहीं लेती थी, ये अधिकारों से छिन गया था। समिति जनसाधारण की संस्था थी और इसके जो सदस्य होते थे 12, उनको रत्नी कहते थे, राजा को मिला करके रत्नी बोलते थे। समिति के सदस्य को ईशान कहा गया है दोस्तों, यहाँ कहीं ईशान लिखा है, सॉरी अध्यक्ष को। ये समिति का क्या होता था आपका ये अध्यक्ष होता था, ईशान यहाँ लिखा है। इसके बाद विदत है। विदत भी आपकी क्या है वृद्ध और प्रबुद्ध लोगों की थी आपकी ये संस्था थी। विदत का बाद में लोप हो गया। यहाँ आपको बता दें सभा और समिति को उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की 2 कन्याएं अथर्ववेद में दोस्तों क्या है आपका कहा गया है। प्रजापति की 2 कन्याएं सभा और समिति को क्या है आपका ये कहा गया है आपका ये। यहाँ बाद में उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो ऐतरेय ब्राह्मण हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा का पर्टिकुलर राज्याभिषेक की भी क्या है आपका वर्णन मिलता है, कैसे क्या राजा का राज्याभिषेक होता था आपका। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपन लोग। तो ये इस समय की प्रमुख राजनीतिक घटना भी हो गई, ये क्रम भी हो गया, राजतंत्र था, राजा, पुरोहित, सेनानी आदि वगैरह क्या है आपका ये हो गया। ये पंचजन हो गया दोस्तों, ये पंचजन इस क्षेत्र में रहता था। और उसके बाद फिर क्या है आपका ये जो भरत जन है ये इस क्षेत्र में, भरत और पुरु यहाँ रहते थे। वहाँ बाद में आपको बताएंगे दोस्तों कि ये उत्तर वैदिक काल में ये जो पुरु और भरत मिलकर एक राज्य बना, उसको बोलते थे कुरु। और बाद में उस कुरु की राजधानी क्या है दोस्तों हस्तिनापुर हुई है, और बाद में इंद्रप्रस्थ भी हो गई थी, ठीक है। तो पुरु और भरत मिलकर के कुरु बनते थे। यहाँ आपको बता दें ऋग्वेदिक काल में इन राज्यों में सबसे प्रमुख ये पुरु और भरत थे।
उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आपको बता दें कुरु और पांचाल सबसे शक्तिशाली क्या थे, राज्य थे। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ऋग वैदिक काल में पुरु और भरत, उत्तर वैदिक काल में कुरु और आपका पांचाल, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, इन पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए, उसके बाद क्या है अपन लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जनस गोपा ये राजन को कहते थे। विस्पति भी दोस्तों क्या है, राजा को ही कहा गया है। राजा को राजा न कह के राजन कहा गया है। गोमत दोस्तों आपको बता दें, ये धनी व्यक्ति को क्या है आपका ये गोमत बोलते थे। अगर धनी व्यक्ति परीक्षा में नहीं आता तो एक बार जो कि आ चुका है, गोमत को भी राजा क्या है आपका ये कह सकते थे। सतदाय, सतदाय आपको बता दें ये व्यक्ति को कहा गया है, एक व्यक्ति की कीमत है। अच्छा ये समय आपको बता दें सामान्यतः मृत्युदंड नहीं था। कोई व्यक्ति किसी की अगर हत्या कर दे तो उसको 100 गाय दान में देनी होती थी, या कहीं कहीं मिलता है 100 मुद्राएं देनी होती थी। सतदाय व्यक्ति को कहा गया है। ग्राम्य वादन दोस्तों गांव का न्यायाधीश था, न्यायाधीश था, ये ग्रामीण क्षेत्र का था, इसको ग्राम्य वादन कहते हैं। जायदस में शब्द आया है, पत्नी के लिए कहा गया है, इसके लिए इसका अर्थ होता है पत्नी ही घर है, ये जायदस में है। बहतु आपको बता दें दोस्तों ये स्वैच्छिक दहेज प्रथा थी, स्वैच्छिक दहेज प्रथा। अमाझू आपका अविवाहित कन्याएं, जो अविवाहित जो स्त्रियां होती थी, कन्याएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनको बोलते थे। नियोग प्रथा दोस्तों आपका विधवा के लिए सम्मानजनक एक सामाजिक व्यवस्था है। विधवा के लिए ये एक आपको बता दें पुत्र या संतान उत्पत्ति की व्यवस्था है। उत्पत्ति क्या है दोस्तों, ये व्यवस्था है। नियोग प्रथा चर्चा करेंगे। अधन्या दोस्तों गाय को कहा गया है। अधन्या का अर्थ होता है ना मारने योग। गोहंता दोस्तों लिखा है, ये अतिथि को कहा गया है। अतिथि, गाय को नहीं मारा जाता था, गाय पूजनी थी, लेकिन विशेष अवसर पर जब कोई अतिथि आता था तो दोस्तों उसको गाय का मांस खिलाया जाता था आपका, ठीक है ना। यहाँ आपको बता दें आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, बस मछली से परिचित नहीं थे, मछली का मांस नहीं खाते थे। निष्क दोस्तों ये हार था, पहले सोने का हार था, बाद में ये विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। उग्र दोस्तों ये पुलिस को कहते हैं। इस समय की शब्दावली है, ये करना पड़ेगा अपन को। यहाँ दोस्तों ये लिखा है आपका उस्तीर्ण, ये पगड़ी है। बप्ता नाई को कहते हैं। क्षीर पकोदन दोस्तों खीर के लिए आया है। अपूप दोस्तों ये पुगा के लिए आया है। और सोम रस क्या है, सोम ये प्रिय पेय है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कुछ शब्दावलियाँ हैं, राजनीतिक और सामाजिक जीवन संबंधी शब्दावलियाँ हैं, आर्थिक और धार्मिक जीवन संबंधी शब्दावलियाँ आप लोग क्या करेंगे, ये अगली क्लास में देखेंगे, बहुत सारी हैं, यहाँ करना ही पड़ेगा आपको। जनस गोपा राजन, बृहस्पति राजा, राजन गोमत, धनी व्यक्ति, ईशान समिति का अध्यक्ष, सतदाय एक व्यक्ति को बोलते, ग्राम वादन ग्राम के न्यायाधीश को, जायदस पत्नी ही घर है, सम्मान सूचक, बहतु स्वैच्छिक दहेज प्रथा, दहेज प्रथा नहीं थी लेकिन स्वैच्छिक जो कन्या के विदाई के समय पिता द्वारा दिया जाता था वो है आपका। अमाझू जो अविवाहित रहने वाली स्त्रियाँ हैं। नियोग प्रथा विधवा के लिए पुत्र उत्पत्ति की एक व्यवस्था है, बताएंगे थोड़ी देर से। अधन्या गाय को, गोहंता अतिथि को। निष्क पहले गले का हाथ था, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों कोई विनिमय का माध्यम हो गया। उग्र पुलिस को बोलते थे। सोम प्रिय पेय था, चर्चा हो चुकी है, 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। सोमदस का मुजबंद पर्वत पर मिलता था आपका, ठीक है ना, हिमालय की चोटी है। अपूप मालपुआ को बोलते, क्षीर पकोदन खीर को बोलते थे, बप्ता नाई को कहते थे, उसनी पगड़ी को कहते थे। दोस्तों ये मीठा बनाने के लिए शहद का यहाँ उपयोग आपका आया है कि मीठा बनाने की शहद का प्रयोग ये लोग क्या है आपके कहते थे। चलिए दोस्तों वापस आएँ, ये तो राजनीतिक व्यवस्था अपनी क्या है हो गई है, कैसा था राजतंत्र था, क्रम राजा पुरोहित सेनानी, राजा को क्या करते थे, दासराग युद्ध हो गया, सभा समिति विधत, ये संस्थाएं आपकी क्या है हो गई। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे, ठीक है ना। ये सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। सभा और समिति को अर्थात वेद में प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। ये दोस्तों यहाँ हो गया है आपका ये, ठीक है ना। ये क्षेत्र सतलज के पूर्व वाला क्षेत्र है और ये आपका क्या पश्चिम वाला क्षेत्र है। जो युद्ध हुआ था ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पदोशनी नदी किनारे दासराग युद्ध हुआ था।
चलिए दोस्तों, यहाँ हो गया। अब आ जाइए यहाँ जो आपका सामाजिक जीवन है ये थोड़ा सा देखेंगे अपन लोग। तो सबसे पहले सामाजिक जीवन कैसा था, ये पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक, देखिए आपको सबको मालूम है जो सेंदो सत्ता है वो मातृसत्तात्मक थी, और ये है आपका ये क्या था, पितृसत्तात्मक थी। और आपको बता दें पिता आज के उसमें कहें तो पक्के बहुत ही इसको क्या है असीमित अधिकार दोस्तों दिए गए थे। और आपको बता दें ये पिता का जो उल्लेख है ये 335 बार पिता शब्द का क्या है दोस्तों उल्लेख आया हुआ है। अगर किसी एक शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार दोस्तों उल्लेख आया है तो पिता शब्द का 335 बार दोस्तों उल्लेख आया है। ठीक है, इंद्र के लिए भी आता है क्वेश्चन 250 बार आया है, जन के लिए आता है 275 बार 10 जन का उपयोग हुआ है, और विष शब्द का उल्लेख 170 बार आया है। ये जन आपको दिख रहा है यहाँ, जन इसका उल्लेख दोस्तों 275 बार है, और ये विष है, विष का उल्लेख 170 बार क्या है आपका आया हुआ है। परीक्षा में दोस्तों आते हैं, पिता नहीं आता लेकिन हाँ ये जरूर आते हैं। इंद्र का उल्लेख कितनी बार आया है बाद में धार्मिक स्थिति में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये पितृसत्तात्मक स्वरूप था। पिता को असीमित अधिकार थे, पिता को अपने पुत्र परिवार के सदस्यों को अंधा करने तक का क्या है अधिकार था। इस प्रकार से क्या है बहुत सारे लोगों को अधिकार मिले हुए थे। आइए दोस्तों, इस समय वर्ण व्यवस्था थी, आपको सबको मालूम है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में दोस्तों जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में क्या है आपका ये वर्ण व्यवस्था की क्या है आपका व्याख्या है, क्योंकि वहाँ कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण के सॉरी विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और उदर से पेट से वैश्य, और पदाभ्याम आपका पैरों से शूद्र की उत्पत्ति क्या है आपका ये हुई है। इसका मतलब समाज में जो व्यक्ति पठन पाठन कार्य करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो समाज की रक्षा और युद्ध में आपका क्या है बाहुबल दिखाएगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार व्यवसाय और कृषि कार्य करेगा दोस्तों वैश्य होता था, और जो दूसरों की सेवा करेगा वो शूद्र होता था। इसका मतलब यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों कर्म पर आधारित थी। ध्यान रहे, जब जाति का निर्धारण जन्म पर होता है तो उसे जाति व्यवस्था कहते हैं, और जब जाति का निर्धारण जन्म पर न होकर के कर्म पर हो जाता तो उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी ना कि जाति व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये जाति व्यवस्था के यहाँ पे क्या है चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति आपको बता दें इतनी अच्छी थी कि वो स्थिति आज भी अपन लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए बाल विवाह है दोस्तों, बाल विवाह नहीं था। यहाँ विधवा विवाह है, विधवा विवाह दोस्तों ये किए जाते थे। इसके बाद बहु विवाह है, व्यक्तियों के एक से अधिक विवाह, ये अधिकांशतः सामान्य व्यक्तियों में क्या है आपके नहीं होते थे। यहाँ आपको बता दें ये पादा प्रथा, पादा प्रथा क्या है दोस्तों यहाँ नहीं थी। दास प्रथा थी आपके, इसमें स्त्रियों पुरुषों को क्या है आपका दास बनाए जाने का उल्लेख यहाँ मिलता है। और इसके लिए आपको बता दें स्त्रियों को ऋग्वेदिक काल में सभा समिति यहाँ का भी अधिकार था। स्त्रियों को दो अधिकार नहीं थे, एक तो राजनीति का नहीं था, एक आर्थिक अधिकार दोस्तों क्या है स्त्रियों को इस समय आपका ये नहीं था। यहाँ स्त्रियों के लिए दोस्तों एक नियोग प्रथा आती है। नियोग प्रथा इतनी अच्छी प्रथा थी कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए, युवा है, कोई पुत्र संतान नहीं है, तो वो पुत्र प्राप्त के लिए अपने वंश परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में आपका तब तक रह सकती थी जब तक कि कोई पहली संतान ना हो जाए। और दोस्तों जैसे ही उसके पहली संतान हो जाती थी उस पुरुष के साथ में इस स्थिति के पुनः पहले जैसे ही क्या आपका ये संबंध आपके हो जाते थे। ये नियोग प्रथा कहलाती है दोस्तों। इस नियोग प्रथा का चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी क्या है समर्थन किया है, मनुस्मृति में भी दोस्तों समर्थन किया गया है। तो ये थी नियोग प्रथा, मतलब विधवा के लिए संतान उत्पत्ति के लिए क्या था, ये एक सिस्टम था ताकि समाज में अच्छे से रह सके। तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल में आपको क्या है नियोग प्रथा थी। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद ये तो अपन ने देखी कि स्त्रियों की यहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी। यहाँ आपको बता दें कुछ विद्वान इस स्त्रियाँ मिलती हैं जिन्हें ऋषि कहा गया है, और आपको सबको मालूम है इन्होंने वैदिक मंत्रों की रचनाओं भी की थी। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में आपका लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वधारा, सिक्ता
आदि स्त्रियों का वर्णन मिलता है, वहाँ पर लोग चूँकि कर चुके हैं। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों गार्गी, मैत्रेयी आदि विद्वान स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने उत्तर वैदिक काल में कुछ ऋचाओं की मंत्र की है दोस्तों ये रचना की थी। तो विदुषी जो कन्या है दोस्तों, इसमें जो ऋग्वैदिक काल की है, ऋग्वैदिक काल में आपका लोपा है, लोपामुद्रा एक ही है, घोषा है, अपाला है, विश्वधारा है, सिकता है, ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल की है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये गार्गी है, मैत्रेयी है आदि क्या है, ये उत्तर वैदिक काल में ये परीक्षा में आते हैं आपकी, कोई ऐसी नहीं जो परीक्षा में आपकी ना आती है। बस थोड़ा सा कर लेना है कि पहले जो लाइन लिखी वो ऋग्वैदिक काल की विदुषी कन्या है, और उसके बाद फिर क्या है गार्गी, मैत्रेयी उत्तर वैदिक काल की विदुषी कन्या है, ठीक है ना। ये लोपामुद्रा का विवाह याज्ञवल्क्य से उससे हुआ था, ऋषि हुआ था। घोषा दोस्तों आपको बता दें ये इन्हें कुष्ठ रोग था, ये इनका विवाह आपका नहीं हुआ था। चलिए कोई टेंशन नहीं, आ जाइए भोजन वत्स। यह आपको बता दें इस समय जो आर्यों का जो थे, हमने आपको बताया है कि ये लोग शाकाहारी और दोस्तों मांसाहारी दोनों थे। ध्यान रहे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, इसका मतलब ये नहीं थे कि शाकाहारी थे। मछली का मांस खाने का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता। ये लोग मछली और नमक से दोस्तों परिचय नहीं थे। इस पर स्पष्ट मिलता है कि मछली और नमक का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है आपका। बाकी बकरी और भी कई पशुओं का क्या है, मांस वगैरह क्या है, ये खाते थे आपके। यहाँ आपको बता दें भोजन वगैरह में यहाँ चूँकि चर्चा हो चुकी है। प्रिय पे इनका सोमरस था। और आपको बता दें एक ऋषि हैं, कर्ण ऋषि हैं। कर्ण ऋषि एक जगह सोमरस पीने का दावा करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अमृत प्राप्त हो गया है और उन्होंने देवताओं को जान लिया है। इस प्रकार से कर्ण ऋषि दोस्तों दावा करते हैं सोमरस पीने का। बाकी ये आपका क्या है, ये अपूप पुआ बोलते थे, क्षीर पकोदन खीर आदि क्या है आपका, ये उनके भोजन वगैरह हो गए। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा में इनके वत्स आते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता दें, जो कपास का उत्पादन का श्रेय विश्व को जो सिंधु सभ्यता की देन कहलाती है, ऋग्वैदिक काल में कपास का उल्लेख कम ही हुआ है। लेकिन यहाँ आपको बता दें ऊनी, रेशमी आदि वस्तुओं का आपका उल्लेख यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों के 3 कपड़े वत्स कौन कौन से थे। तो यहाँ आपको आता है ये नेवी, वास और अधिवास। ध्यान करना है, आता है कि कौन नहीं था। तो नेवी आपको बता दें ये अंतः वत्स था, वास ये ऊपरी, और अधिवास का मतलब ये ओढ़नी। नेवी का मतलब कमर के नीचे पहनने वाला, वास का मतलब कमर के ऊपर पहनने वाला, और अधिवास का मतलब कहलाता है ओढ़नी या ऊपर से जो ओढ़ा जाता है चादर वगैरह। ये 3 प्रकार के क्या है कपड़े दोस्तों क्या है मुख आपके ये होते थे। यहाँ आपको बता दें जो उसकी चर्चा आई थी आपकी वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था में आपको बता दें एक ऋषि हैं अंगिरस ऋषि। और अंगिरस ऋषि दोस्तों 10वें मंडल में क्या कहते हैं, उसी मंडल में है कि मैं आता है आपका कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज हैं नहीं कि वैद्य हैं, और मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। हम लोगों के व्यवसाय अलग अलग हैं लेकिन उद्देश्य एक ही है, धन कमाना। इस प्रकार से अंगिरस ऋषि क्या है दोस्तों इस प्रकार से बोलते हैं। इसका मतलब ये है एक ही परिवार में सभी वर्णों के व्यक्ति आपके हो सकते थे। ऐसी दोस्तों क्या थी वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति में बता दें आपको, यहाँ इस समय सती प्रथा नहीं थी दोस्तों। ध्यान आ गया कि हम बता दें आपको सती प्रथा नहीं थी। कभी मौका मिले सती प्रथा को विस्तृत चर्चा करेंगे अपन लोग। सती प्रथा नहीं थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता दें लास्ट में 10वें मंडल में एक सांकेतिक सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि जब किसी स्त्री का एक स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है तो वह स्त्री अब चिता की ओर बढ़ती है और एक व्यक्ति उसका हाथ खींच करके कहता कि हे देवी तुम इस लोक में क्या है वापस आ जाओ। तो ध्यान रहे क्वेश्चन आए कि ऋग्वेद में सती प्रथा थी वैदिक काल में, दोस्तों बिल्कुल नहीं थी, ना ऋग्वेद में थी ना उत्तर वैदिक काल में थी। लेकिन हाँ सांकेतिक सती प्रथा थी, लेकिन उसको सती प्रथा पर लोग नहीं कहेंगे। ये थोड़ा सा अपन क्या है दोस्तों ये देखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद है अमोद प्रमोद। यहाँ दोस्तों पासा भी था, घोड़दौड़ भी थी, रथ दौड़ भी थी, आदि क्या है दोस्तों ये
थी आपकी। यहाँ आपको बता दें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता, उसमें स्त्री को मदिरा और जुआ की श्रेणी में तीसरी बुराई के रूप में क्या है किया गया है। लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति दोस्तों अच्छी थी। ये जरूर है कि ये कन्या को आपको बता दें ये दुख का कारण भी आपका क्या है माना गया है उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है ना। तो चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की तुलना में दोस्तों स्त्रियों की स्थिति थोड़ा सा हल्की सी गिरावट आप क्या है आ गया था। वैसे बहुत अच्छी स्थिति थी, समाज की स्थिति अच्छी स्थिति थी, इसलिए आपको सबको मालूम है कि ये जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज, यानी कि अपन लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे, समाज कितना अच्छा था, जाति व्यवस्था वगैरह नहीं थी, स्त्रियों की स्थिति जो भी आज अपन तरस रहे हैं कि अच्छी हो जाए, उस समय बहुत अच्छी स्थिति में क्या थे। आपको बता दें स्त्रियों को उपनयन संस्कार भी था। उपनयन संस्कार का मतलब कहलाता है कि आपका ये 11वें नंबर का संस्कार होता है 16 संस्कारों में, और ये गुरु के पास जाना, शिक्षा ग्रहण करना, ये उपनयन संस्कार आपका कहलाता है। तो ये उपनयन संस्कार स्त्रियों को था, उत्तर वैदिक काल में भी था। फिर धीरे धीरे बाद में उत्तर वैदिक काल के अंत आते आते ये स्त्रियों से उपनयन संस्कार दोस्तों क्या है आपके ये छीन लिया गया था। चलिए दोस्तों, ये आपका बीच में थोड़ा ध्यान आता रहा है स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो ये आपका क्या है ये हो गया है। अब इसके बाद भोजन बस सीखिए, आपका ये 3 मुख्य रूप से हैं, और आपका जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। आमोद प्रमोद हो गया, पाशा थे, घोड़दौड़ थी, रथदौड़ आदि वगैरह क्या थे, उनके मनोरंजन के साधन थे। विदुषी कन्याओं के बारे में भी दोस्तों हो गया कि ये कौन कौन सी क्या थी इस समय आपकी विदुषी आपकी कन्याएं थी। और फिर यहाँ जाइए वापस दोस्तों, ये जनस्य गोपा राजन बोलते थे, बृहस्पति राजा को बोलते थे, राजन राजा के लिए कहा गया है। गोमत धनी व्यक्ति था, ईशान समिति का अध्यक्ष था। सतराय दोस्तों व्यक्ति को बोलते थे। ग्राम में बादिन न्यायाधीश कहलाता गांव का। जायदस में पत्नी ही घर है, पत्नी के लिए सम्मानजनक शब्द है। इसके बाद वह तो स्वैच्छिक दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा आपकी इच्छा से नहीं थी। यहाँ बता दें दोस्तों एक बलि शब्द आता है, बलि। आपको बता दें अभी हमने चर्चा की थी आपको कि ये ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का मालिक नहीं था, राजा कबीले का रक्षक होता था, और कबीले की रक्षा करने के एवज में राजा आपको बता दें जनता से एक स्वैच्छिक कर लेता था। स्वैच्छिक भेंट वस्तुओं के रूप में किसी भी रूप में हो सकती थी, उसको दोस्तों क्या है ये बलि कहते थे। ये स्वैच्छिक होती थी, जनता अपनी इच्छा से देती थी। लेकिन यह बलि उत्तर वैदिक काल में आपको बता दें दोस्तों ये अनिवार्य रूप इसने ग्रहण कर लिया था। चलिए, तो ये आपका क्या है ये बलि हो गया। वापस आए, अमाजू अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को बोलते थे। नियोग प्रथा विधवा के लिए संतान प्राप्ति की एक व्यवस्था थी। अधन्या गायो कहा गया, गोहंता अतिथि कहा गया। निष्क पहले सोने का हाथ था, बाद में क्या हो गए आपके ये पुलिस हो गया। इस प्रकार से क्या है आपका ये उसीन पगड़ी हो गई। नाई आपका बत्ता नाई को कहते थे। क्षीर पकोदन खीर को बोलते थे। अपूप आपका पुआ सोम प्रिय पे था, जो कि दोस्तों 9वें मंडल में है। तो इस प्रकार से क्या है अपन ने दोस्तों ये कोशिश की है कि ये इस समय का वैदिक काल में, विशेषकर ऋग वैदिक काल में क्या हो जाए आपका ये यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में अपन लोग थोड़ा सा हल्की सी समझ रखें इसमें। तो स्वाभाविक है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ राजनीतिक स्थिति कैसी थी। फिर इसके बाद आपको अच्छा थोड़ा सा बता दें, ये संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ थी इस समय। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा दोस्तों थी आपकी। यहाँ स्पष्ट रूप से संयुक्त परिवार क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कई जगह आपके जो पिता के लिए क्या है आपका आया है स्पष्ट कि घर से निकाल देना, पुत्र को अंधा बना देना, इस प्रकार से क्या है कई कड़े नियम ले लेना, ये आपका क्या है उस उल्लेख इसमें दोस्तों क्या है आपका ये मिलता है। तो ये स्वाभाविक है, आपको इस समय का ये पता चल गया होगा कि समाज का स्वरूप कैसा था। पितृसत्तात्मक वर्ण व्यवस्था, आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर था। 10वें मंडल में है दोस्तों, पुरुष सूक्त में है, परीक्षा में आता है, चर्चा पहले भी हो चुकी है। स्त्रियों की स्थिति में हो गया, भोजन वस्त्र वगैरह होगा, ये भी आते हैं। आमोद प्रमोद भी हो गया। विदुषी स्त्रियाँ भी दोस्तों परीक्षा में क्या है आपकी आती हैं। फिर यहाँ दासा के युद्ध 10वें मंडल में ये भी दोस्तों क्या है आपका आता है। 9वें मंडल में सोम प्रिय पेय है, कर्ण ऋषि ने पीने का दावा किया, ये भी आ गया।
बलि भी दोस्तों आया है। सभा समिति और विदथ ऋग वैदिक काल की 3 संस्थाएं थी, लेकिन विदथ का उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अंत हो गया था। यहाँ बड़े बड़े साम्राज्यों का उल्लेख आपका नहीं मिलता है। यहाँ गोप या जनपद तक कहीं क्या है दोस्तों उल्लेख मिलता है। ये पंचजन ऋग्वैदिक काल के 5 प्रमुख जन थे। जन का अर्थ होता है दोस्तों कबीला, और पंचजन में क्वेश्चन आया था कौन कौन प्रमुख थे, तो पंचजन तो ये ऊपर लिखे हैं, लेकिन इसमें इस समय ऋग्वैदिक काल में पुरु और भरत दोस्तों क्या थे, मुख्य थे। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत मिल गए थे, इन दोनों को मिलाकर एक साम्राज्य बना, उसको बोलते कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। और एक था आपका पांचाल, बाद में आपको बताते हैं पांचाल भी क्या है कुरु में क्या है आपका शामिल हो गया था। तो वहाँ आपके क्या है उस समय आप लोग क्या है दोस्तों ये देखेंगे, तो स्वाभाविक है आपका। और राजा यहाँ वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजा का पद वंशानुगत हो गया था, मतलब राजा के बाद पुत्र ही क्या है उसका राजा बनता था। लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या है इस प्रकार की व्यवस्था आपकी ये नहीं थी। थोड़ा दोस्तों ये शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको लिख दी है, ये बीच बीच में आपकी परीक्षा में आती भी हैं। कुछ यहाँ शब्दावली लिखी हुई हैं और बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं। ये इसको ज़्यादा बोझ नहीं मानना है आपको, टॉपिक को बस पढ़ते रहिए, थोड़ा सा क्या है कनेक्शन मिलाते रहिए, और जब समझ में ना आए तो हमारा एक बार वीडियो आपको जरूर देख लेना है, क्लियर है आपको क्या है अच्छे समझ में आ जाएगा। और हमारी गारंटी है कि बेहतर तरीके से टॉपिक आपको क्या है समझ में आएगा। शर्त है कि कम से कम 2 बार आपको ये वीडियो क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगले टॉपिक में वैदिक काल की आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में अपन लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।